हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बताओ कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बिल्कुल मस्त चल रही है या नहीं चल रही है? देखो, बचे हुए दिनों का इस तरीके से यूज करो कि मज़ा आ जाए। क्या आ जाए? मज़ा आ जाए। इतने गजब तरीके से यूज करो उनका। और बहुत सही सीरियस होके बहुत ही सही ढंग से पढ़ाई करना है हमें, क्योंकि अब की बार हमें जेआरएफ निकालना है। हमें जेआरएफ निकालना है, क्योंकि जेआरएफ हमारे अलावा कोई नहीं निकालने वाला अब की बार। हम निकालेंगे जेआरएफ, ओनली हम निकालेंगे। ठीक है? वो गाना था ना, तेरे इश्क में पागल हो गया, वो वाला गाना। तेरे की जगह जेरफ सेट कर दो और फिर ज़िंदगी जियो, मज़ा या लगाएगा। ठीक है? तो जेरफ के को ख्वाबों में सजा लो, दिल में बैठा लो जेरफ को। मतलब प्यार वाला माहौल होना चाहिए जेरफ के लिए। जैसे सपने भी उसी के आ रहे हैं। प्यार में नहीं होता ऐसा? सपने भी उसी के आ रहे हैं, सुबह भी वही दिख रही है, शाम को भी वही, बात किसी और से कर रहे हैं, दिल में कोई और बैठी है। बिल्कुल उसी तरीके की फीलिंग चलनी चाहिए यहाँ पर भी। बिल्कुल एज इट इज उसी तरीके की फीलिंग चलनी चाहिए। ऑलवेज स्माइल, प्यार वो जेरफ से होना चाहिए हमें। वैसा प्यार नहीं, लड़की लड़के वाला नहीं, उस प्यार की तरह जेरफ से लगाव होना चाहिए हमारा। ऑलवेज टारगेट रहता है कि यार उसको तो पाना ही है कैसे भी, कुछ भी करके। बिल्कुल वही सिस्टम होना चाहिए यहाँ भी, कि भाई जेरफ तो लेना ही है, कुछ भी करना हो जेरफ चाहिए हमें। वहाँ पर नहीं हम मम्मी पापा से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, यहाँ पर क्या नहीं कर सकते आप जेआरएफ के लिए? भाई जेआरएफ है ये, सपने में बैठा लो, चित्त को शांत रखो, बिल्कुल टेंशन मत लो और गजब तरीके से पढ़ो। अब मैं चालू करता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो गया है मेरा, इतना लंबा लेक्चर भी नहीं देना चाहिए। विश्वविद्यालय परिवेश में गुणवत्ता की संस्कृति की समर्थनीयता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कुलपति का उच्च प्राथमिकता कौशल माना जाएगा? प्रशासनिक कौशल, तकनीकी प्रबंधन कौशल, मानव संसाधन प्रबंधन कौशल और वित्तीय प्रबंधन कौशल। प्यारे साथियों, यहाँ पर सभी को आंसर दिख रहा है, बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। मानव संसाधन प्रबंधन कौशल। ठीक है? और यहाँ पर हमें कुछ इतना पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। और ध्यान दें, अगले साल तक मेरी बुक आ जाएगी, बिल्कुल यूनिक रहेगी, बहुत ही अलग तरीके की रहेगी। उसमें से मैं इतना गजब तरीके से कंटेंट तैयार करूँगा, आपको कुछ भी लाइन छोड़ने की नहीं होगी उसमें। नीचे पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के विशिष्ट उत्तरदायित्व को दर्शाते हुए सरकारी गैर सरकारी स्तर पर अनेक भूमिकाएं और कार्य दिए गए हैं। ठीक है? उन कतरों की पहचान करें जो इस मंत्रालय के उत्तरदायित्व को दर्शाते हैं। दिए गए कुछ से अपना उत्तर चुनें। बताओ भाई, ये टोटल 7 हैं। पेयजल और स्वच्छता संबंधित कार्यक्रमों का समग्र नीति निर्धारण और नियोजन। फर्स्ट में वर्णित कार्यक्रमों का वित्त पोषण, चलाए गए कार्यक्रमों का समन्वय, उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर खाद्यान्न की आपूर्ति, क्षुधा शून्यता के लक्ष्य को प्राप्त करना, भारत के ग्रामीण अंचलों में स्वच्छ भारत अभियान को लागू करना, आवश्यक वस्तुओं को उपलब्धता और कीमतों की निगरानी। ये टोटल 7 हैं और ये आपके सामने टोटल 4 ऑप्शन है भाई। सॉरी यस, नहीं दिखने दिया आंसर। बताओ आंसर। बहुत गजब का क्वेश्चन है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा। बताओ आंसर। आते 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 तेरी याद आ गई। गाना यार, सुर और ताल नहीं है, वरना थोड़ा गाना गा के फिर वो करते, लेकिन कोई ना। आंसर दो, मैं ही खुद बता देता हूँ भाई, क्यों आप परेशान होते हो? मैं हूँ तब तक आप परेशान मत हो। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के निम्नलिखित उत्तरदायी हैं। पहला, पेयजल और स्वच्छता संबंधित कार्यक्रमों का समग्र नीति निर्धारण और नियोजन। फर्स्ट में वर्णित कार्यक्रमों का वित्त पोषण, चलाए गए कार्यक्रमों का समन्वय, भारत के ग्रामीण अंचलों में स्वच्छ भारत अभियान को लागू करना। ये चारों बातें बिल्कुल सही हैं, मन में बैठा लो भाई चारों बातें। हाल ही में ब्राजील में किस जीवाणु के प्रति जैविक एंटीबायोटिक प्रतिरोध दिखाई दिया जो पहले ज्ञात नहीं था? स्यूडोमोनेस स्पीसीज, सैल्मोनेलो सैल्मोनेला स्पीसीज, क्लेबसिला स्पीसीज, स्टेप्टोकोकस स्पीसीज। बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? बताओ।
सही आंसर चाहिए भाई लोगों, हमें सही आंसर चाहिए। सॉरी मैंने खुद ने दिखा दिया, बता दो यहाँ पर। नहीं पता आप लोगों को, मैं बताता हूँ भाई। देखो यहाँ पर होगा सैल्मोनेलो स्पीशीज। सैल्मोनेला स्पीशीज में प्रतिजैविक एंटीबायोटिक प्रतिरोध दिखाई दिया जो पहले ज्ञात नहीं था। निम्नलिखित में से किसका पर्यावरण पर सकारात्मक मानव प्रभाव है? बताओ कि किसका पर्यावरण पर सकारात्मक मानव प्रभाव है। वनों की कटाई, अत्यधिक आबादी, प्रदूषण और संरक्षण। ये वो क्वेश्चन है जो आप आंख बंद करके आंसर दे सकते हो। अभी भी गलत दो तो आपकी मर्जी। मैं बताता हूँ भाई लोगों, मैं बताता हूँ। वनों की कटाई, ओ सॉरी क्या है, संरक्षण। ठीक है, संरक्षण का मानव के पर्यावरण पर क्या सा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक और नकारात्मक। वनों की कटाई का नकारात्मक प्रभाव, अत्यधिक आबादी का नकारात्मक प्रभाव, प्रदूषण का नकारात्मक प्रभाव। सभी को पता है सकारात्मक प्रभाव का मतलब कि हमें उससे बेनिफिट हो रहा है संरक्षण से, चाहे वो वनों का संरक्षण हो, चाहे वो आबादी का संरक्षण हो, चाहे वो प्रदूषण का संरक्षण हो। इन सभी से हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट होता है। वनों की कम कटाई होगी, पॉल्यूशन कम फैलेगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेंगे। आबादी कम होगी तो उससे हमें क्या मिलेगा भाई, रोजगार मिल जाएगा, बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, गरीबी हट जाएगी कुछ हद तक यदि जनसंख्या वृद्धि कम हो जाएगी तो। और प्रदूषण हटेगा तो बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, आप सभी को भी पता है। और बिना तो हम स्वच्छ और खुली और बिल्कुल साफ हवाएं लेने चालू कर देंगे। ठीक है, अभिकथन फर्स्ट। अभिकथन ए, मृदा अपरदन के पर्यावरणीय प्रभाव को केवल कार्य के लिए नियत स्थल विशेष से वनस्पति को हटाकर बहुत अधिक कम किया जा सकता है। तर्क आर, मृदा अपरदन के पर्यावरणीय प्रभाव को समीपवर्ती क्षेत्रों में वनस्पति में परिवर्तन लाकर भी कम किया जा सकता है। अभिकथन ए और तर्क आर का आंसर चाहिए भाई हम लोगों को यहाँ पर। बताओ आंसर क्या होगा यहाँ पर। अभिकथन ए और तर्क आर का आंसर चाहिए। टोटल 4 ऑप्शन है भाई आपके सामने है, चारों के 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आंसर बताने की कोशिश करें सभी के सभी। मैं ही बताता हूँ भाई, यहाँ पर होगा बी। मतलब बातें दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं ये। कथन पहला भी सही था, आर भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ये समझ में आ गया होगा व्याख्या करना न करना, मैं बहुत सारी बार बता चुका भाई। व्याख्या का मतलब है जो ये वाली बात है ना, इसका कारण क्या है, इस वाली बात का हमें कारण ढूंढना है। और वो कारण ये है, यदि वो कारण ये है तो व्याख्या कर रहा है, और यदि इसका कारण ये नहीं है तो ये व्याख्या नहीं कर रहा है। सिंपल सी बातों में। तो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने का एक गजब तरीका है, इसको पढ़ो, क्योंकि शब्द जोड़ो, फिर इसको पढ़ दो, फिर इसलिए शब्द जोड़ो, और फिर इसको पढ़ दो। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, कुछ भी झंझटबाजी नहीं है। मृदा अपरदन के पर्यावरणीय प्रभाव को केवल कार्य के लिए नियत स्थल विशेष से वनस्पति को हटाकर बहुत अधिक कम किया जा सकता है, क्योंकि मृदा अपरदन के पर्यावरणीय प्रभाव को समीपवर्ती क्षेत्रों में वनस्पति में परिवर्तन लाकर भी कम किया जा सकता है। इसलिए मृदा अपरदन के पर्यावरणीय प्रभाव को केवल कार्य के लिए नियत स्थल विशेष से वनस्पति को हटाकर बहुत अधिक कम किया जा सकता है। दोनों में क्योंकि कारण जोड़ के, क्योंकि और इसलिए जोड़ के और पढ़ दो, लेकिन मन में भी सोचना है भाई क्या इस बात का कारण ये है, यह भी लगाना है आपको अनुमान। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत सारे आते हैं। जो बंदा यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है वो ऐसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं करता। अभिकथन ए, जल विद्युत ऊर्जा को समाप्त होने वाला संसाधन है। तर्क आर, गिरते हुए जल की शक्ति ना तो कम होगी और ना ही समाप्त होगी। बहुत गजब का क्वेश्चन है, रियली बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। आंसर दे दो बस, मजा आ जाएगा आंसर देख के, आपका दिल भर जाएगा। मैं बता देता हूँ भाई, वही 4 ऑप्शन है आपके सामने। देखो यहाँ पर दोनों बातें सही हैं, व्याख्या भी कर रहे हैं। देखो भाई, एक मिनट, यहाँ पर गलत है यार, आंसर गलत है यहाँ पर।
देखो जल विद्युत है एक नवीनीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है, तो ये समाप्त होने वालों में काउंट नहीं है। जल विद्युत ऊर्जा का समाप्त होने वाला संसाधन है, ये बात गलत है यहाँ पर। ठीक है, ये बात गलत है। इसको आप गलत भी मान सकते हो, इसको सही भी मान सकते हो, क्योंकि जल विद्युत नहीं यार, ये गलत है यहाँ पर, ये बात गलत है। जब जल खत्म हो जाएगा तो भाई साहब ये सोच लेना पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। जिस दिन जल खत्म हो गया ना उस दिन पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। पियोगे क्या भाई जब जल ही खत्म हो जाएगा? तो जल विद्युत ऊर्जा का समाप्त नहीं होने वाला संसाधन है। सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा इसको ध्यान से समझो। जल विद्युत ऊर्जा का समाप्त होने वाला संसाधन है, बिल्कुल सही है। कभी तो समाप्त हो सकता है। कोयला, यार ये क्वेश्चन में क्या होगा? समाप्त होने वाला है, नहीं होने वाला है? इसमें दोनों कंडीशन है यार, समाप्त होने वाला भी मान सकते हैं इसको, समाप्त नहीं होने वाला मान सकते हैं। वैसे ये गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में शामिल होता है जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो इससे इसका संबंध है नहीं। लेकिन इसको समाप्त होने वाला माने या समाप्त नहीं होने वाला माने? समाप्त होने वाला है तो इस वजह से मान सकते हैं कि यहाँ पर वाला बोला है, मतलब कभी तो समाप्त होगा ही, है ना। और एक तरीके से हम देखें तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये कभी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि जब समाप्त होगा पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो हम यहाँ पर मान रहे हैं इसको समाप्त होने वाला संसाधन, क्योंकि कभी तो होगा ना भाई। कोई तो एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन जल समाप्त हो जाएगा, आएगा कोई ऐसा दिन जिस दिन जल समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिर महासागर है, महासागरों से जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन करता है। देखो इसको पेंटिंग में छोड़ो भाई, ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर इसको क्या मानता है। देखो एनटीए ने तो यहाँ पर इस कथन को सही माना है कि जल एक समाप्त होने वाला ऊर्जा संसाधन है। जीवन की कार्य योजना में मिट्टी इस जीवन का मूलभूत संसाधन है जो निम्नलिखित भूमिका का निर्वहन करता है। यह कार्बन का भंडार है, यह जंतु जगत में निमित खाद्य और ऊर्जा की संवर्धि का माध्यम है, इससे जैविक समुदाय को ऑक्सीजन मिलती है, यह जल की बड़ी मात्रा का नैसर्गिक भंडार है। ये टोटल 4 ऑप्शन आपके सामने भाई साहब, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सही आंसर दे दो ठोक के, आंसर दो भाई साहब, सही वाला आंसर देना है। देखो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी। मैं यहीं से बता देता हूँ आपको, मानव जीवन के लिए मृदा निम्नलिखित भूमिका निभाती है। यह कार्बन का भंडार है, यह जंतु जगत में निमित खाद्य और ऊर्जा की संवर्धि का माध्यम है, यह जल की बड़ी मात्रा का नैसर्गिक भंडार है। ध्यान देना जो मेरी बुक आएगी, अब देखो ये लाइन लिखने का क्या मतलब था उसको, ये वाला पैराग्राफ लिखने का क्या मतलब था, ये तो ऑप्शन से भी पता चल गया ये तीनों बातें। इसकी जगह यदि वो कोई और दूसरी इंपॉर्टेंट बातें लिखता तो हमें कुछ नया सीखने को मिलता, एग्जाम के लिए कुछ नई बातें हमें पता चलती, क्योंकि ये तो ऑप्शन में भी दी हुई हैं तीनों की तीनों बातें। तो जो मेरी वाली बुक रहेगी उसमें इस तरीके का कोई भी कंटेंट नहीं रहेगा। जब ये बातें हमें ऑप्शन से पता चल रही हैं फिर यहाँ पर लिखने की क्या ज़रूरत थी? बुक की मोटाई बढ़ाना था बस टारगेट। निम्नलिखित कृषि पद्धति पर विचार करो। जल प्रवाह, अवरोधक सीमा, रीजे फसल, शून्य जोत। तीनों को पढ़ लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में इनमें से किससे मृदा में कार्बन पृथक्करण या भंडारण में मदद मिलती है? बताओ, वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में इनमें से किससे मृदा में कार्बन पृथक्करण या भंडारण में मदद मिलती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताओ सही आंसर बताओ, जल्दी जल्दी आंसर दो सभी के सभी भाई लोगों। मैं बताता हूँ भाई, यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। देखो यहाँ पर देखना, वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में इनमें से किससे मृदा में कार्बन भंडारण में मदद मिलती है? तो रीजे फसल और जल प्रवाह अवरोधक सीमा। ठीक है, जल प्रवाह अवरोधक सीमा का मतलब क्या होता है? यदि एक खेत का जल उसी खेत में रह जाए तो क्या होगा? कार्बन के भंडारण में वृद्धि होगी। दूसरा रीजे फसल,
अब मैं आगे दिखाता हूँ रीजे फसल कार्बन भंडारण ये क्या होता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सॉरी यहाँ पर तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। देखो यहाँ पर जो तीनों है ना, ये तीनों की तीनों ही सही है। यहाँ पर ऑप्शन ए भी, ऑप्शन बी भी, ऑप्शन सी भी। जल प्रवाह, अवरोधक सीमा, रीजे फसल और शून्य जोत, ये तीनों की तीनों किस में सहायक होती हैं? कार्बन भंडारण में शामिल होती हैं। अब मैं बताता हूँ तीनों की तीनों में क्या होता है। देखो यहाँ डिटेल से पढ़ो। जल प्रवाह, अवरोधक सीमा, रीले फसल और शून्य जोत, तीनों की तीनों मृदा में कार्बन भंडारण में सहायक होती हैं। जल प्रवाह अवरोधक सीमा को समुच्चय मेड़ निर्माण सामान्य भी कहा जाता है। मैंने अभी बताया था कि यदि एक खेत का जो उर्वरकता है वो उसी खेत में रह जाए तो क्या होगा? कार्बन के भंडारण में वृद्धि होगी। वृद्धि नहीं होगी तो उतना तो रहेगा ना कार्बन। तो इसमें क्या किया जाता है, खेतों के चारों तरफ मेड़ बना दिया जाता है। जो जल से जो प्रवाह होता है वो उसी खेत में रहता है, उस खेत का पानी दूसरे खेत में नहीं जा पाता। तो उससे क्या होता है, उसी खेत के जो उर्वरक तत्व होते हैं वो उसी खेत में रह पाते हैं, जिसका प्रयोग ढालों वाले जमीन पर सीढ़ियाँ बनाकर खेती करने में किया जाता है। बिल्कुल सही है। रीले फसल को अनुपद संयन भी कहा जाता है। इसमें एक फसल कटने से पूर्व ही दूसरी फसल लगा दी जाती है। रीले फसल में क्या होता है, रीले फसल में क्या होता है कि एक फसल कटी नहीं, उससे पहले दूसरी फसल लगा दी। जैसे केले की फसल बो रखे हैं, उसी में दूसरी पालक की फसल लगा दी, फिर पालक की कटी फिर दूसरी फसल लगा दी। इस तरीके से मतलब सदा फल पाने की कोशिश की जाती है वहाँ पर कि चलो हमें सदा बेनिफिट मिलता रहे। एक फसल कटी नहीं, उससे पहले दूसरी लगा दी, फिर वो दूसरी कटेगी फिर तीसरी लगा देंगे। इस तरीके से एक फसल ऑलवेज खेत में रहती है। शून्य जोत जिसे जीरो टिलेज भी कहा जाता है, जो शून्य जोत होता है उसे जीरो टिलेज भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत फसल काटने के बाद उसके अवशेष को खेत में ही छोड़ दिया जाता है। स्पेशली जो पंजाब हरियाणा होता है वहाँ पर क्या होता है, जैसे गेहूं की फसल है उसको काटते हैं तो ऊपर ऊपर से कटाई कर लेता है, नीचे का जो अवशेष होता है जो उसको हम बाकी की जो स्टेट है जैसे राजस्थान हरियाणा इनमें चारे के रूप में यूज लेते हैं, जिसको अलग जगह अलग अलग बोलते हैं। जैसे उसको तूड़ा वगैरह जो भी बोलते हैं, चारे के रूप में जिसका उपयोग करते हैं। पंजाब हरियाणा में क्या करते हैं, फसल की जो ऊपर ऊपर का होता है जिसमें अनाज रहता है, जिसको हम बालें बोलते हैं, बालें, तो उनको तो काट लेते हैं, बाकी का जो अवशिष्ट रहता है चारा उसको वहीं छोड़ देता है, फिर उसको जला देते हैं वो लोग। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे जीरो टिलेज या फिर शून्य जोत भी कहा जाता है। इस पर आजकल रोक लगा दी गई गवर्नमेंट ने, क्योंकि जब वो उनको जलाते हैं तो उससे दिल्ली और पंजाब में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैल जाता है। दिल्ली में और जो गुड़गांव जैसे सिटी है वहाँ पर भी पॉल्यूशन हो जाता है उसकी वजह से, क्योंकि जब वो पूरे खेतों को जलाते हैं तो उससे क्या होता है, धुआं निकलती है और उसमें थोड़ा ओस वगैरह की वजह से थोड़ी थोड़ी नमी भी रहती है, तो वो जलने में भी थोड़ी दिक्कत आती है, तो उससे ज़्यादा धुआं होती है, ज़्यादा गैस निकलती है। ताज़ा पानी का सर्वाधिक मात्रा विद्यमान होती है झील में, नदियों में, ग्लेशियर में या ध्रुवीय बर्फ में। ताज़ा पानी की सर्वाधिक मात्रा विद्यमान रहती है, बता दो भाई कहाँ पर। और ध्यान दो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में DI का लिंक पड़ा हुआ है, DI को जरूर देखना। 24, 25, 29, 30 और 1 अक्टूबर को जो DI आए थे मैंने वो सारे DI सोल्व करवा दिए हैं। दूसरी बात, इसके अलावा वीडियो के जो स्टार्टिंग है ना, जहाँ से मेरा वीडियो स्टार्ट होगा वहीं पर ही एक प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, उस प्लेलिस्ट में देखना, बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं DI के और रीजनिंग के, उनको जरूर देख के जाना। करंट का वीडियो पड़ा हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है। इसके अलावा फेसबुक पेज को फॉलो करो, वहाँ पर फेसबुक पेज का लिंक पड़ा हुआ है। और करंट का वीडियो पड़ा हुआ है, तुक्का मारने का वीडियो पड़ा हुआ है, टाइम मैनेजमेंट का वीडियो पड़ा हुआ है, रीडिंग कॉन्फ्रेंसन को सोल्व करने का वीडियो पड़ा हुआ है। इतनी सारी हेल्प दे रहा हूँ, फिर तो कुछ करो ना यार, जेफ निकालो, कुछ भी करो। तो भाई ताज़ा पानी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, ध्रुवीय बर्फ है। ध्रुवीय बर्फ तेज क्षेत्र में ताज़ा पानी का सर्वाधिक मात्रा विद्यमान होती है। US जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार ताज़ा पानी की सर्वाधिक मात्रा हिमटोपियो व हिमनद में, ठीक है, जो ध्रुवीय बर्फ क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। देखो, एक US जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट हुई थी, उसके अकॉर्डिंग जो सर्वाधिक ताज़ा जल है वो किसमें है, सर्वाधिक ताज़ा जल हिमनद व हिमटोपियो में। और जो हिमनद हिमटोपियो सर्वाधिक कहाँ पर है, ध्रुवीय बर्फ क्षेत्रों में, आपको भी पता है। निम्नलिखित में से न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ऊर्जा उत्पादन तकनीकी कौन सा है, मैग्नेटो हाइड्रो या नॉमिक, थर्मल पावर,
फिशन आधारित नाभिकीय ऊर्जा, फोटोवोल्टिक। यहां पर से ये आंसर बताओ क्या होगा। सही आंसर हर किसी को देना है। मैं बताता हूं भाई, यहां पर देखो सबसे कम प्रदूषण कौन सा करता है, फोटोवोल्टिक करता है। सोलर प्लेट लगा दी जाती है ना, सोलर प्लेट लगा दी जाती है तो उससे तो बिल्कुल ही प्रदूषण नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नाम मात्र भी 1% ही प्रदूषण नहीं हो रहा उससे। वो प्लेट लगाई जाती है, उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं और बस बिजली बन जाती है। फोटोवोल्टिक सेल लगा दिए जाते हैं, उनको फोटोवोल्टिक सेल बोलते हैं। ठीक है। अभिकथन आर, ओलावृष्टि में से लगी हुई फसल नष्ट हो जाती है। भारत में ओलावृष्टि केवल जाड़ों के मौसम में होती है। बहुत गजब का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आंसर दे दो भाई लोगों, आपके आंसर का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। आते आते तेरी याद आ गई, ये गाना था ना, आगे का पता नहीं। यदि मैं वैसे सुनाऊं तो इसके ऊपर कॉपीराइट लग जाएगा फिर वीडियो के ऊपर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। देखो मैं बताता हूँ क्या होता है यहाँ पर दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। भारत में देखो जो अधिकांश जो ओलावृष्टि होती है वो सर्दियों में होती है। और सर्दियों में कौन से मानसून से होती है, भूमध्य सागरीय मानसून से। ठीक है। जो भारत में अधिकांश जो ओलावृष्टि होती है वो सर्दियों में होती है। और ओलावृष्टि से क्या होती है, जो लगी हुई फसल होती है वो नष्ट हो जाती है। आपने देखा होगा जो गेहूं की फसल होती है, रबी की फसल होती है, उसमें रेगुलर न्यूज़पेपर में आते हैं कि ओलावृष्टि की वजह से हुई फसल चौपट, ओलावृष्टि की वजह से हुई फसल चौपट, मूंग की फसल को इतना नुकसान, गेहूं की फसल को इतना नुकसान। ये आपने रेगुलर मोस्टली न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। तो ये क्या हो रहा है, सर्दियों में ओलावृष्टि होती है। देखो पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में 3 से 60 डिग्री उत्तरी दक्षिण अक्षांशों के मध्य ओलावृष्टि का क्षेत्र पाया जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात नहीं है ये। जो भारत में ओलावृष्टि होती है ना, वो ध्यान रख लेना कौन से मानसून से होती है, भूमध्य सागरीय मानसून से होती है, जिसको हम पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। भारत में जो ओलावृष्टि होती है वो मुख्यतः पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है, भूमध्य सागरीय मानसून की वजह से होती है, या फिर उनसे मावट मावट के रूप में ओलावृष्टि होती है। जब भारत में सर्दियों में बरसात होती है उसको मावट कहते हैं। और ये मावट किससे होती है, भूमध्य सागर से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ से होती है। भारत में सूखा स्थिति स्थापन के बारे में एक अध्ययन किया गया। निम्नलिखित में से किन राज्यों में सूखा के निपटने का सर्वाधिक स्तर देखा गया। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक, केरल, सिक्किम, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर। आंसर दे दो भाई, बहुत गजब का क्वेश्चन है। मैं बताता हूं भाई, यहां पर से आंसर देखो, यहां पर आएगा सिक्किम, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। सर्वाधिक हानिकारक पर्यावरणीय प्रदूषक है मानव जैव जैव अपवर्ज्य, विस्ता जैव अपवर्ज्य, जन्य अपवर्ज्य, गैर जैव अपक्षरणीय रसायन, प्राकृतिक पोषक तत्वों का आधिक्य। भाई यहाँ पर आएगा गैर जैव अपक्षरणीय रसायन सर्वाधिक हानिकारक प्रदूषक होते हैं। गैर जैव अपक्षरणीय, इसका मतलब समझ रहे हो आप। गैर जैव अपक्षरणीय रसायन वो होते हैं जिनका, वो रासायनिक पदार्थ या वो प्रदूषक पदार्थ जिनका जीवों के द्वारा अपक्षय नहीं होता। जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं, उनको ज़मीन में गड़ा दो, कितने साल तक गड़ा के रखो, उसका कोई भी जीव अपघटन नहीं करता। आपने ज़मीन में यदि कोई पॉलीथीन दबा दी, 10 साल बाद में वो पॉलीथीन ही निकलेगी। वो है सर्वाधिक खतरनाक। कुछ ऐसे प्रदूषक होते हैं जिनको हमने, जैसे कागज़ है, कागज़ को ज़मीन पर डालो, थोड़े दिन बाद में वो क्या होती है, मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है।
क्योंकि कुछ जैव होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो उनके ऊपर क्रिया करते हैं, उनको खा जाते हैं और वो क्या कर देते हैं, उनका अपघटन कर देते हैं। लेकिन जो गैर जैव अपक्षरणीय रसायन होते हैं वो ऐसे रसायन होते हैं जिनके ऊपर जीवों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनको जीव किसी भी हालत में नष्ट नहीं कर सकते। उनको नष्ट करने के लिए किसी रासायनिक पदार्थ का ही प्रयोग किया जाता है। अभिकथन ए, प्राकृतिक गैस बहुत आकर्षक पर्यावरण सुलभ ईंधन है। कारण आर, इसके दहन के पश्चात किसी अन्य जीवाश्म ईंधन की अपेक्षा कम प्रदूषक तत्व और प्रति यूनिट ऊर्जा में कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। बहुत गजब का क्वेश्चन है, बता दो आंसर। और देखो मैं अब क्विज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो मेरी क्विज ज्वाइन कर लेना अब 9 अक्टूबर से बाद से रेगुलर। अब तो चलो पढ़ो, बाद में अनाउंस करूँगा वो बातें। बहुत प्यार प्यार की बातें हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाओ मेरे साथ, टेलीग्राम ग्रुप में तो फॉलो कर लो भाई मेरे को, कैसे भी किसी भी हाल में। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा मैं बता देता हूँ आपको, दुखी नहीं होना है, जब तक मैं हूँ तब तक दुखी नहीं होना। यहाँ पर भाई बिल्कुल सही सा आंसर दिख रहा है कि भाई पहली बात तो सही है, दूसरी बात भी सही है, और जो दूसरी बात है वो पहली बात की व्याख्या कर रही है। सिंपल सी बात है, व्याख्या हो रही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, सूर्य से उद्भूत ऊर्जा का कितना प्रतिशत अंतरिक्ष में पुनः विकिरित होता है? कितना गजब क्वेश्चन है। एल्बिडो बोलते हैं उसको, मैंने पढ़ाया एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है मैंने पढ़ा दिया ये सारी चीज़ें भाई, बहुत गजब तरीके से। देखो यहाँ पर 30% आएगा, वैसे 35 होता है, ठीक है? 35 होता है लेकिन यहाँ पर 30 दिया हुआ है, ठीक है? इसे पृथ्वी का उष्मा बजट भी कहते हैं, ठीक है? इसे पृथ्वी का उष्मा बजट भी कहते हैं, जो 35 इकाई होता है, जिसको एल्बिडो भी बोलते हैं। ध्यान रखना, इसकी जगह वो एक शब्द लिख सकता है एल्बिडो, तो एल्बिडो का मान 35 होगा। यहाँ पर 30 दिया हुआ है, तो 30 आए तो 30 होगा, अदरवाइज 35 होगा, ठीक है? और बाकी की जो 65, देखो सूर्य की 100 किरणें होती हैं, सपोज दैट 100% ऊर्जा होती है, उसमें 35% ऊर्जा क्या करती है, पहले ही अंतरिक्ष में चली जाती है। और जो 65% ऊर्जा होती है वो क्या होता है, वायुमंडल के द्वारा किसी न किसी रूप से अवशोषित कर ली जाती है, ठीक है? तो 35% ऊर्जा होती है जो वापस चली जाती है, ऊपर अंतरिक्ष में चली जाती है। और जो 65% ऊर्जा होती है वो क्या होती है, किसी न किसी रूप से किसी भी पदार्थों द्वारा, पेड़ पौधों द्वारा, वायुमंडल द्वारा, मिट्टी द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, ठीक है? तो जो वापस लौट जाती है, जो किरणें किसी भी पदार्थ से टकरा कर वापस लौट जाती है, चाहे वो मिट्टी का कण हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो कुछ भी हो, जिससे टकरा कर प्रकाश की किरणें जो विकृत हो जाती हैं वापस अंतरिक्ष में चली जाती है, उनको एल्बिडो कहते हैं, ठीक है? उसे पृथ्वी का उष्मा बजट बोलते हैं, जो 35 होता है। केंद्रीय वानिकी आयोग CFC के अनुसार हमारे देश में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? कितना गजब क्वेश्चन है भाई साहब, रियल में बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने कुछ नहीं लिख रखा, मेरी बुक में बहुत सारी गजब गजब चीज़ें रहेंगी। इसके अकॉर्डिंग भारत में टोटल 16 प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब इनमें यहाँ पर चाहते तो वो जो मोस्ट 2-3 प्रकार के वन है वो लिख देते, ज़्यादा बेस्ट रहता। पूरे लिखना गलत है क्योंकि उससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्योग में जल की अधिकतम खपत होती है? भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में जल की अधिकतम खपत होती है? भाई भारत में बताना है आपको कि किस उद्योग में जल की अधिकतम खपत हो रही है। इंजीनियरिंग उद्योग में, वस्त्र उद्योग में, ताप विद्युत संयंत्र में, कागज और लुगदी में। थोड़ा सा नॉलेज है ना भाई साहब, इतना सा, मात्र इतना सा नॉलेज है, आप इस क्वेश्चन को सही करोगे, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ और बहुत ही गजब तरीके से। मैं ही बताता हूँ भाई, मैं ही बताऊँगा। देखो मैं पूरी बता देता हूँ। भारत में जहाँ पर इन्होंने ये बात सही कर दी, देखो भारत में जितने भी उद्योग हैं उनमें जल की जो खपत होती है उसका विवरण दिया हुआ है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा खपत होती है ताप विद्युत संयंत्रों में 87%, उसके बाद होती है इंजीनियरिंग उद्योग में 5%, कागज लुगदी उद्योग में 2.26% और वस्त्र उद्योग में 2.07%, ठीक है? तो यहाँ पर सारा का सारा लिखा हुआ है, 4 ऑप्शनों का मान कि किस में कितनी ऊर्जा खपत होती है। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण की जैव निगरानी के लिए प्रयुक्त पादप हैं श्वेत, देवदार, काई और शैवाल। शैवाल है यहाँ पर, सेवाक नहीं, शैवाल। टमाटर और पत्तेदार सब्जी, तंबाकू, अंगूर, बाग, सेम।
एप्रिकॉट अखरोट, आड़ू, ग्लेडी ओलस, ग्लेडियोलस। मैं बताता हूँ भाई सही आंसर यहाँ पर। देखो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पर ही पढ़ लो। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण की जैव निगरानी के लिए सबसे उपयुक्त पादप श्वेत देवदार है, काई है और शैवाल है। ठीक है, श्वेत देवदार, काई और शैवाल। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य पादप इस प्रदूषण को कम करने में सक्षम होते हैं, जैसे अल्फाल्फा है, शीशम है, कपास है, सीरा है, सोयाबीन है और मिर्च है। ठीक है, इसके अलावा ये भी हैं जो SO2 को कुछ हद तक कम करने में सहायता करते हैं। लेकिन जो ये तीन पेड़ है, श्वेत देवदार, काई और शैवाल, ये बहुत हद तक काम करता है। भूकंप को बड़ा होने की संज्ञा दी जाती है यदि रिएक्टर पैमाने पर इसका प्रभाव निम्न क्षेत्र में होता है। 4 से 4.9, 5 से 5.9, 6 से 6.9, 7 से 7.9। मैं ही बताता हूँ भाई आंसर। यहाँ पर क्या आएगा, देखो भूकंप मैंने पढ़ा दिया बहुत गजब तरीके से। 7 से 7.9 होगा। देखो भूकंप का बड़ा होने की संज्ञा दी जाएगी रिएक्टर पैमाने के आधार पर। तो यदि यहाँ पर 8 होता तो 8.9, मतलब अधिकतम मान देखना है आपको। जितना ज़्यादा मान आएगा भूकंप उतना ही बड़ा होगा, उतना ही खतरनाक होगा। ठीक है, और भूकंप को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो रिएक्टर स्केल होता है इसकी खोज चार्ल्स रिएक्टर ने 1935 में की थी। ठीक है, और इसके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। और जो रिएक्टर स्केल होता है वो किसका मापन करता है, चट्टानों से निर्मुक्त होने वाली उष्मा का। किसका, चट्टानों से निर्मुक्त होने वाली उष्मा का मापन करता है। और इसके बारे में और क्या बताऊं मैं आपको, पैमाना कितना होता है ये आप बताना है। पैमाना होता है इसमें 1 से 10 तक। देखो इस टॉपिक में मैं कंफ्यूज रहता हूँ ऑलवेज कि इसका पैमाना कितना रहता है। कुछ बुकों में क्या दिया हुआ है, कुछ बुकों में क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, बायोम को एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग करने में सबसे बड़ी बाधा है। बायोम को एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग करने में सबसे बड़ी बाधा है। वाणिज्यिकरण के लिए प्रौद्योगिकी सुविकसित नहीं है। न्यून स्तर की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा फसल उगाने के लिए बहुत अधिक भूमि की आवश्यकता पड़ती है। और दहन के कारण वायु प्रदूषण होता है। यहाँ पर सही आंसर बताऊँ भाई साहब, यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऊर्जा फसल उगाने के लिए बहुत अधिक भूमि की आवश्यकता पड़ती है। बायोम की एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग की जाने वाली सबसे बड़ी बाधा क्या होती है कि ऊर्जा फसल उगाने के लिए बहुत अधिक भूमि की आवश्यकता पड़ती है। अभिकथन ए, जलवायु परिवर्तन भारत में सामाजिक तनाव बढ़ाएगा। तर्क आर, मौसम की चरम स्थिति की आवृत्ति और तीव्रता का खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। अभिकथन ए, जलवायु परिवर्तन भारत में सामाजिक तनाव बढ़ाएगा। तर्क आर, मौसम की चरम स्थिति की आवृत्ति और तीव्रता का खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। बताओ सही आंसर क्या होता है यहाँ पर। ये टोटल 4 ऑप्शन आपके सामने, बताओ चारों में मैं बताता हूँ भाई। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ए का मतलब है कि सॉरी डार्लिंग, वो गाना था ना। जलवायु परिवर्तन भारत में सामाजिक तनाव बढ़ाएगा क्योंकि मौसम की चरम स्थिति की आवृत्ति और तीव्रता का खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। जी, हमारा आज का जो लेक्चर होता है, जो चैप्टर होता है, वो बिल्कुल द एंड होता है। ठीक है, इससे ऊपर नहीं जा पा रहा ये। ठीक है जी, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके अपनी समस्या शेयर करें। ठीक है, तो ये सभी बातों का ध्यान रखें। थैंक्स देखने के लिए सभी को, बाय।